नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्रह, अनुज, अनुजा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तहे दिल से उनका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसके सेकेंड वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको 40 या 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आपको पता है कि हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो श्री, जो आप श्री लिखते हैं, श्री, फला, श्रीमती, ऐसे करके जो श्री आता है उसको मानक वर्णमाला में इसको कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। ये बात क्लियर है। चलिए, और देखिए ये एग्जाम में पूछा भी गया था, आरआरबी एग्जाम 2004 में भी। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन कौन है भैया? तो द्वित्व व्यंजन पुनः, इलाहाबाद, उत्साह। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका दिल्ली। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। चलिए, अच्छा, कह रहा है श, स, स, ह कौन से व्यंजन है? मैंने बताया था ना, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। चलिए, छ ध्वनि, छ छत्री वाली छ, ठीक है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो आपको पता है कि ये संयुक्त वर्ण की है। किसकी आती है? संयुक्त। ये क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क्लियर है? चलिए, हिंदी हिंदी वर्ण कोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको पता है क के बाद इसका वर्ण आता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, छ, तो छ, तो ना, तो क के बाद इसका क्रम आता है, ध्यान दें। चलिए, 25 नंबर देख लेते हैं। चलिए, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ, ज्ञ किससे बना है? ध्यान से मिले, जो आधा जो, आधा जो और इया को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या? ये बात क्लियर? ये भी एक संयुक्त मतलब वर्ण है। ध्यान से मिले, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा जो और यो। ये बात क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? ध्यान से मेरी बात सुनिए। अघोष, तो ये जो स है ये कौन सा है? अघोष है। क्या है? अघोष है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको पता है कि घ का उच्चारण कौन सा स्थान है? तो क, ख, ग, घ ये सब कौन से आते हैं? ये कंठ के स्थान पे आते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपको देखते ही मानना चाहिए था ज्ञ, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ज्ञ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो प्लस इया, आधा जो प्लस इया, मतलब जो, आधा जो प्लस इया इज इक्वल टू क्या? ज्ञ। ये बात क्लियर है? चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंतक नहीं उच्चारण, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि जो दंत से नहीं आता। आपको पता है कि त से लेके, ठीक है, त थ द ध न, ये सब कौन आते हैं? दंत से आते हैं। तो ट जो है वो किससे नहीं आता है? द से नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइए कि ट कौन सा है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण देखिए भैया, क को भी वर्ण के मानक में रखा गया है, घ को भी, भ को भी, लेकिन ये वाला है भक्त, ठीक है, ये अमानक वर्णमाला में आता है और ये पूछा गया था बीएड इंट्रेंस एग्जाम 1999 में। चलिए, मैंने कहा ना कि छ जो है, ये किससे बना हुआ है? तो मैंने कहा था एक संयुक्त व्यंजन है और ये आधा क और प्लस स से बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं हम छ। ये बात क्लियर है? तो ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको पता है कि अ से लेके, ठीक है, अह तक, ठीक है, ये कौन आते हैं? स्वर में आते हैं, लेकिन जो आपको पता है कि ये नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो आपको पता है कि ट वर्ग का कौन सा नहीं है? तो ध्यान से देना, ट, ठ, ढ, ढ और र। देख लीजिए, अगर इनमें से जो नहीं है वो आपका ट वर्ग का नहीं है। तो आप देख रहे हैं घ, ये किस वर्ग का है? ये क वर्ग का है, क वर्ग का है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? आपकी 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो आपको याद होना चाहिए कि आ जो है कौन सा स्वर है? ठीक है, पक्ष स्वर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है। हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, उसी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे आप भली भांति परिचय हो जाए, जिससे आपके एग्जाम में होने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर मिल सके। दूसरी चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पूछें, और सारी की सारी PDF वहीं पे आपको मिल जाएगी। और फ्री में और कुछ जानकारी पाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिली जा रही है, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वो मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन करके रखें। ठीक है, चलिए देखिए कि लिखा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता है कि खड़ी चौपाई को हटाकर हम क्या बना सकते हैं, एक खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप बनाया जा सकता है। चलिए, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द, देखिए ये विसर्ग है, जहाँ पे ये वाली जो बूंदियाँ आ जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो आपको स्वर पता है ना कि ए एक क्या है? स्वर है, आपको दिख भी रहा हो। निम्नलिखित में से कौन से अंतस्थ व्यंजन
कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व यही है। ध्यान रहे, मैंने इतनी बार बता चुके हैं कि आपको याद होनी चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का क्या है? ओ आप जब उच्चारण करेंगे तो ओ कंठ से भी आ रहा, ओष्ठ से भी आ रहा, आपके ओष्ठ से भी लग भी रहा है, तो ये इसलिए कौन सा होगा? कंठ ओष्ठ। जब भी किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण का उच्चारण पूछा जाए तो तुरंत आप बोलिए और देखिए ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या मेरी जीभ से लग रहा है, क्या मेरे दांतों से निकल रही है, क्या मेरे ओष्ठ से लग रही है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उच्चारण करना होगा। चलिए, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च छ ज ये तालु से आते हैं। ध्यान रहे, ये तालु से आते हैं। ठीक है। क से कौन सा आता है? क ख ग घ अंग। ओष्ठ से ओष्ठ। ध्यान रहे। अच्छा, दिया है कि क, देखिएगा, क यहाँ पे बिंदी है, ग यहाँ पे बिंदी है, ज यहाँ पे बिंदी है, फ यहाँ पे बिंदी है। तो ये सब के सब अरबी फारसी की हैं। क्या है बेटा? अरबी फारसी की हैं। तालब्य यानी तालु से, देखिएगा, तालब्य अभी मैंने बताया था। तालब्य च छ ज इया। ठीक है, च छ ज झ इया, ये सब के सब क्या आ जाते हैं? तालब्य आते हैं। ठीक है, ये दंतव्य आते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है वो त है, मैंने बोला था, य र ल व। ठीक है, ध्यान रहे। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री शब्द नहीं है, ये वाला री मतलब नहीं है। तो ध्यान रहे कि आप देखेंगे कृपा में भी है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, लेकिन आज में कोई भी री नहीं है। क्लियर है? चलिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वही तो आपके क्या कहलाती हैं? ध्यान रहे। हाँ, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहते हैं। चलिए, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और ओ, ठीक है, ये कंठोष्ठ हैं जो कंठ और ओष्ठ से दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। देखिए, यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में पूछा गया था। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, टोटल होते हैं 52। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। देखो, एक तो दीर्घ भी होते हैं, एक लुप्त भी होते हैं, एक ह्रस्व भी होते हैं। दीर्घ मतलब उसके उच्चारण करने में कम समय लगे। लुप्त, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये ह्रस्व ध्वनि के प्रकार हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ध्यान देना है। ये वाला जो बी वाला ऑप्शन दिखा रहा है, दंतुष्ट, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नुनासिक, ये क्या कहलाता है? ब वर्ण का वैशिष्ट कहलाता है। चलिए, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कौन कहलाता है? ध्यान दें, य क्या कहलाता है? अर्ध स्वर कहलाता है, य। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण आपको पता है कि बार मैंने बताया है कि महाप्राण हर वर्ग के दूसरा और चौथा,
ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपके महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ध्वनि। निम्न इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण के लिए मैंने क्या बोला था कि हर वर्ग के पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा में ये तो दूसरा है कि नहीं, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और ये कौन सा है, पहला है, यानी जिस जिस वर्ग का पहला एवं तीसरा आए उसे क्या बोलते हैं, हम अल्प प्राण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन य, ठीक है, य कौन सा व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, ध्यान दें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है जो कंठ से बोली जाती हैं भैया, तो आपको पता है कि पहला क ख ग घ अंगा। चलिए, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। चलिए, हिंदी की स्वध्वनि है, स्वध्वनि है एक ताल, ठीक है, कौन सी ध्वनि है, तालप। क्लियर है, आगे चलते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ नहीं है तो आ नहीं है, ध्यान दें। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, अल्प प्राण मैंने बोला ना, पहला और तीसरा, तो अल्प प्राण लिख लेते हैं। ये क तो पहला है लेकिन ख आ गया है तो ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ ध्यान से मेरी बात, च च इया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, च छ ज झ इया, तो पहला ये, तीसरा और पांचवा, देखो तो है कि नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश, क्या नहीं, आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है, तो वो है त। निम्न ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, कौन से, जो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। किस शब्द में री शब्द नहीं लगा है, तो आपको पता है कि रिवाज में नहीं लगा है, इसके पहले हम देखे थे तो आज में नहीं लगा था। निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है, तो आपको दंतव्य को याद रखना है, दंतव्य को याद रखना है, कौन सा, ध्यान रहे, दंतव्य को याद रखना है तो, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, बात क्लियर है। हिंदी शब्द के उसके अनुसार संतान व सकल या सचल या सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है संतान, ये वाला। निम्नलिखित में महाप्राण, तो महाप्राण ध्यान रहे यही था वाला है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है।